हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। इससे पहले हम लोगों ने IS 456 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में 4 पार्ट डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग 5th पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। 26.5.1.6 क्लॉज तक हमने डिस्कस कर लिया था पिछली बार। इससे आगे का हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ। नेक्स्ट है क्लॉज है 26.5.1.7। यह है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉर्सन रेनफोर्समेंट। टॉर्सन रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड किया जाता है और कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। टॉर्सन रेनफोर्समेंट वहां प्रोवाइड किया जाता है जहां पे टॉर्सन हो, जैसे कि कॉर्नर्स, स्पेशली कॉर्नर्स पे प्रोवाइड किया जाता है। और किस फॉर्म में? मेशिंग के फॉर्म में। मेशिंग के फॉर्म में टॉप एंड बॉटम में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया टॉर्सन रेनफोर्समेंट। अब ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन? ये डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ये जो मेशिंग होगा उसका स्पेसिंग क्या होगा, कितनी क्वांटिटी होगी, ये सब यहाँ पे देखेंगे हम। व्हेन अ मेंबर इज डिजाइन फॉर टॉर्सन, टॉर्सन कब डिजाइन करना है वो आपको इस क्लॉज में मिलेगा 41 में जब हम आगे जाएंगे, या फिर एनेक्स्चर B6 में मिलेगा। टॉर्सन रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड एज बिलो। जब भी हम टॉर्सन के लिए डिजाइन करेंगे, टॉर्सन रेनफोर्समेंट हम कैसे प्रोवाइड करेंगे उसका क्लॉज है। द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट फॉर टॉर्सन शैल बी रेक्टेंगुलर क्लोज्ड स्टब्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द मेंबर। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो होगा टॉर्सन के लिए रेक्टेंगुलर क्लोज स्टब्स के फॉर्म में हम प्रोवाइड करेंगे। और कैसे प्रोवाइड करेंगे? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द मेंबर। The spacing of the stirrups shall not exceed the least of the following। ठीक है, ये हो गया स्पेसिंग के बारे में, ये हो गया डायरेक्शन के बारे में। नेक्स्ट ये है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के बारे में, मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके अपोजिट डायरेक्शन के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के लिए क्या है? शैल बी प्लेस्ड एज द क्लोज एज द प्रैक्टिसेबल टू द कॉर्नर्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जैसे हम डिस्कस किया, जहाँ पे कॉर्नर होगा मेंबर का वहां प्रोवाइड करते हैं, जनरली स्लैब या बीम में, स्लैब में प्रोवाइड करते हैं। There shall be at least one longitudinal bar in each corner of the ties। ये क्लॉज इंपॉर्टेंट है कि कम से कम एक longitudinal bar होना चाहिए हर एक कॉर्नर पे टाइज के। When the cross section dimension of the member exceeds 450 mm, additional longitudinal bar shall be provided to satisfy the requirement of minimum reinforcement and spacing given in clause number 26.5.1.3। जब भी डायमेंशन क्रॉस सेक्शन का 450 से कम से कम एक मिनिमम एक लॉन्गिट्यूडनल बार्स होनी चाहिए, और अगर डायमेंशन एक्सीड कर रहा है 450 को, एडिशनल वन मोर। याद रखिए ये मिनिमम है। ठीक है, ये पूछते हैं जनरली, ये दो क्लॉज से पूछते हैं टॉर्सन के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्लैब के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है स्लैब के बारे में, क्या क्या पूछा जाता है एग्जामिनेशन में वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये पूछा जाता है कि मिनिमम रेनफोर्समेंट स्लैब में कितना प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो मिनिमम रेनफोर्समेंट आपको उसमें दो याद रखने हैं, 0.15 एंड 0.12% ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब ये 0.15 किसके लिए है? माइल्ड स्टील के लिए। Fe 250 के लिए हो गया। Fe 250 के लिए 0.15%, यह है मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट इन स्लैब। और HYSD बार के लिए 0.12%। अब HYSD में कोई भी हो, चाहे वो 415 हो, 500 हो या 550 हो, सबके लिए कितना है? 0.12% मिनिमम रहेगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम डाया का क्लॉज। कितना मैक्सिमम डायामीटर कितना रखना है रेनफोर्समेंट का? द डाया ऑफ द रेनफोर्सिंग बार, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। द डाया ऑफ द रेनफोर्सिंग बार शैल नॉट एक्सीड 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस। तो 5 मैक्स कितना रख सकते हैं हम? 5 मैक्स शुड नॉट एक्सीड 1/8 ऑफ द थिकनेस। ठीक है, ये क्लॉज आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कॉलम पे। तो स्लैब से अभी जनरली हम इतना ही डिस्कस करेंगे, आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे और भी क्लॉज डिस्कस करेंगे। कॉलम के लिए लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कितना चाहिए? ये परसेंटेज भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एग्जाम में पूछा जाता है मिनिमम कितना परसेंटेज है और मैक्सिमम कितना परसेंटेज है। मिनिमम परसेंटेज है 0.8% और मैक्सिमम है 6% ऑफ द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे 4% की लिमिट नहीं है, बीम में 4% की लिमिट होती है, बट कॉलम में 6% की लिमिट होती है। बट मिनिमम के लिए भी कॉलम के लिए स्पेसिफाइड है, बट जैसा कि हमने देखा था कि बीम के केस में मिनिमम के लिए स्पेसिफाइड नहीं है, फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। इस केस में कॉलम केस में 0.8% स्पेसिफाइड है। बट नीचे क्या कह रहा है क्लॉज? द यूज ऑफ 6% रेनफोर्समेंट में इन्वॉल्व प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। अगर हम 6% रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं तो कंजेशन होगा, जाहिर सी बात है, सरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कंक्रीट प्लेसिंग में दिक्कत होगा। तो कह रहा है कि वेयर बार्स फ्रॉम द कॉलम बिलो हैव टू बी लैप्ड विद दोज इन द कॉलम अंडर कंसीडरेशन द परसेंटेज ऑफ स्टील शैल बी लेस देन और नॉट एक्सीडिंग 4%। ठीक है, ये था इंपॉर्टेंट क्लॉज। इसमें आपको 0.8% मिनिमम एंड 6% मैक्सिमम ये याद रखना है। नेक्स्ट है इन एनी कॉलम दैट हैज लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया देन that required to support the load, the minimum percentage of steel shall be based upon the area of concrete required to resist the direct stress and not upon the actual area। Again ये very important clause है।
नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार्स प्रोवाइडेड इन कॉलम शैल बी 4 इन रेक्टेंगुलर एंड 6 इन सर्कुलर। VVI क्या कह रहा है कि अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो कम से कम कितना नंबर ऑफ बार होगा, 4, और कहां कहां पे, कॉर्नर्स पे। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर के केस में मिनिमम 4 बार हमें प्रोवाइड करना है, और सर्कुलर अगर कॉलम है तो मिनिमम नंबर ऑफ बार्स इज 6। मिनिमम नंबर ऑफ बार्स इज 6, मतलब 6 तो ये इक्वली स्पेस्ड है, ऐसे नहीं, 6 जो होगा वो इक्वली स्पेस्ड होगा। ठीक है, इस तरह से। तो मिनिमम नंबर ऑफ बार इन रेक्टेंगल इज 4 एंड मिनिमम नंबर ऑफ बार इन सर्कुलर कॉलम इज 8। अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, द बार शैल नॉट बी लेस देन 12 mm इन डायमीटर। और किसी भी मेंबर या एलिमेंट के लिए मिनिमम डाया ऑफ बार के लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉलम के लिए है। बार का जो मिनिमम डाया हो सकता है कॉलम केस में वो है 12 mm। ठीक है, 12 mm इज द मिनिमम डाया ऑफ द बार। नेक्स्ट चलते हैं, रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम हैविंग हेलिकल रेनफोर्समेंट। अगर नॉर्मल टाइज की जगह हेलिकल रेनफोर्समेंट अगर यूज कर रहे हैं, मतलब ऐसे स्पाइरल के फॉर्म में हम इसको टाई कर रहे हैं, सेल हैव एटलीस्ट 6 बार ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट विद इन द हेलिकल रेनफोर्समेंट। कह रहे हैं कि अगर हेलिकल रेनफोर्समेंट आप यूज कर रहे हैं तो उस केस में मिनिमम नंबर ऑफ बार कितने होने चाहिए, 6। यहाँ पे ये अगेन क्लॉज एक मॉडिफाई करता है मिनिमम नंबर ऑफ बार को। इन अ हेलिकल रेनफोर्समेंट कॉलम द लॉन्गिट्यूडिनल बार शैल बी इन कांटेक्ट विद हेलिकल रेनफोर्समेंट एंड इक्वी डिस्टेंस अराउंड इट्स इनर सर्कमफ्रेंस। मतलब ये इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए, तभी हम इसमें हेलिकल रेनफोर्समेंट ऐसे ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं। Spacing of longitudinal bars measured along the periphery of the column shall not exceed 300 mm। अगेन स्पेसिंग के लिए यहाँ पे क्लोज है, और हर एक इसमें 300 होता ही है, आपको पता है, पहले से ही पता है। In case of pedestal in which longitudinal reinforcement is not taken into account in strength calculation, nominal longitudinal reinforcement not less than 0.15% of the cross sectional area shall be provided। क्या कह रहे हैं कि पेडेस्टल के केस में, जैसे कि हम डिस्कस किया था कि अगर रेशियो 3 से कम है तो उसको हम बोलेंगे पेडेस्टल। तो कह रहा है कि पेडेस्टल के केस में जिसमें लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट की कैलकुलेशन में यूज नहीं की जाती है स्ट्रेंथ निकालने के लिए, उस केस में नॉमिनल लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 0.15% होना चाहिए क्रॉस सेक्शन का। यहाँ पे AST या PT परसेंट दे दिया, PT की परसेंटेज दे दिया 0.15% फॉर पेडेस्टल। ठीक है, पेडेस्टल यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ व्हिच डज नॉट एक्सीड द 3 टाइम्स ऑफ द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, और जिसका एक्सीड करे वो कॉलम कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ये तो था लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट की बात हमने इससे पहले देखा। अब आते हैं हम लोग ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो रेनफोर्समेंट है उसके लिए क्या है, और रेनफोर्स्ड कंक्रीट कंप्रेशन मेंबर शैल हैव ट्रांसवर्स्ड और हेलिकल, मतलब टाइज की बात कर रहे हैं, या तो टाइज होगा या फिर हेलिकल रेनफोर्समेंट होगा। सो डिस्पोज दैट एवरी लॉन्गिट्यूडिनल बार नियरेस्ट टू द कंप्रेशन फेस हैज इफेक्टिव लेटरल सपोर्ट अगेंस्ट द बकलिंग सब्जेक्टेड टू प्रोविजन इन बी। ठीक है, द lateral support is given by transverse reinforcement either in full form of circular ring capable of taking up the circumferential tension or polygonal link lateral ties with the internal angle not exceeding 135। यहाँ पे क्या बोला कि टाई को कैसा होना चाहिए, टाई का फंक्शन क्या है, एंगल कितना होना चाहिए। द एंड ऑफ द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट शैल बी प्रॉपर्ली एंकर्ड। ठीक है, ये तो स्पेसिफिकेशन है, क्लॉज किस तरह से बनाना है क्या है, इससे क्वेश्चन जानना नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट आता है अरेंजमेंट ऑफ द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, तो लेटरल टाइज की अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। If the longitudinal bars are not spaced more than 75 mm on either side, क्या बोला कि अगर longitudinal bars तो मेन बार है वर्टिकल डायरेक्शन में, उसकी स्पेसिंग अगर 75 से कम है, ठीक है, या फिर 75 तक है, तो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट नीड ओनली टू गो राउंड कॉर्नर। मतलब उस केस में ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो हम टाइप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसके चारों तरफ से जाना चाहिए, चाहे वो सर्कुलर हो चाहे वो रेक्टेंगुलर हो। एंड अल्टरनेट बार फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लेटरल सपोर्ट। क्या बोला कि अल्टरनेट बार के अराउंड जाना चाहिए ताकि क्या हो, लेटरल सपोर्ट मिले। फिगर 8 में आपको गिवन भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है इफ लॉन्गिट्यूडिनल बार्स स्पेस्ड एट अ डिस्टेंस नॉट एक्सीडिंग 48 टाइम्स द डाया ऑफ द टाई आर इफेक्टिवली टाइड इन 2 डायरेक्शंस। नेक्स्ट क्लॉज क्या कह रहा है कि अगर मेन बार की स्पेसिंग जो है वो 48 टाइम्स से कम है, किसका, डाया ऑफ द टाई का, तो आर इफेक्टिवली टाइड इन 2 डायरेक्शन, उस केस में हमें 2 डायरेक्शन में उसको टाई करना पड़ेगा। एडिशनल longitudinal bars in between these bars needed to be tied in one direction by open ties। ठीक है, इसको हम देखेंगे पिक्चर के साथ, इन दोनों क्लॉज को भी, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले एक बार समझ लेते हैं इसको, उसके बाद हम चलेंगे फिगर पे, तो दोबारा मैं आपको रिवीजन करूंगा। व्हेन द longitudinal reinforcing bar in compression member are placed in more than one rows, जब नंबर ऑफ रोज बढ़ जाता है, जैसे कि बीम में हमने मल्टीलेयर प्रोवाइड किया था,
वैसे अगर कॉलम में प्रोवाइड करेंगे हम मल्टी लेयर में, इफेक्टिव लेटरल सपोर्ट टू बी टू द लॉन्गिट्यूडिनल बार्स इन द इनर रोज मे बी एज्यूम्ड टू हैव बीन प्रोवाइडेड इफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड फॉर द आउटर मोस्ट रो इन अकॉर्डेंस विद, यहाँ पे जो क्लॉज है, नंबर ऑफ बार्स इन इनर रो इज क्लोजर टू द नियरेस्ट कंप्रेशन फेस देन 3 टाइम्स द डाया ऑफ द लार्जेस्ट बार इन इनर रोज। ठीक है, अगर हम मल्टीपल लेयर में प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये दो क्लॉज हमें यूज करना है वहां पे। वेयर द लॉन्गिट्यूडिनल बार्स इन कंप्रेशन मेंबर आर ग्रुप्ड, कह रहा है कि अगर लॉन्गिट्यूडिनल बार्स को ग्रुपिंग किया गया है, कॉन्टेक्ट में नहीं है बट ग्रुप किया गया है, एंड ईच ग्रुप एडिक्वेटली टाइड विद द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इन अकॉर्डेंस विद जो हमारा क्लॉज है उसके आधार पर टाई किया गया है, द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट फॉर द कंप्रेशन मेंबर एज अ होल मे बी प्रोवाइडेड on the assumption that the each group in a single longitudinal bars for the purpose of determining the pitch and diameter of the transverse reinforcement। यानी कि अगर हमने ग्रुप बार को यूज किया है लॉन्गिट्यूडिनल बार में, उस केस में हम कैलकुलेशन के लिए इंडिविजुअल बार्स को यूज कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट करने के लिए? पिच या डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए किसका? लेटरल टाई का। द डाया ऑफ सच ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट नीड नॉट हाउएवर एक्सीड 20 mm। डाया जो है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का एक्सीड नहीं करना चाहिए 20 mm का, फिगर 11 में एक्सप्लेन किया हुआ है। सिमिलरली ये जो लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट था कंप्रेशन मेंबर में, इसका आपको फिगर 10 में मिलेगा। हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट। ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज कॉलम के लिए जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछते हैं? सबसे पहले पूछेंगे पिच एंड डाया ऑफ लेटरल टाई। कि लेटरल टाई जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका पिच कितना होना चाहिए? पिच मतलब स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। द पिच ऑफ द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी मोर देन द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। देख कंफ्यूजिंग क्या है, कह रहा है कि शैल नॉट बी मोर देन लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, पता नहीं चल रहा कि मोर देन क्या बोल रहा है और लेस देन क्या बोल रहा है। तो कह रहा है कि ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है? शैल नॉट बी मोर देन, मतलब ये मैक्सिमम पिच प्रोवाइड कर रहा है। ये जो है ये मैक्सिमम स्पेसिंग बता रहा है हमें कि दो लेटरल टाई के बीच में मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, जो इसमें से सबसे कम आए। पहला, ये तीनों क्लॉज पूछे जाते हैं। द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर, दूसरा 16 टाइम द स्मॉलेस्ट डाया ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट, नेक्स्ट 300। इन तीनों में से जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी वही कहलाएगा मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द स्टीरअप्स। ठीक है, ये तीन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्लॉज आप याद कर लो। लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर, दूसरा है 16 टाइम द स्मॉलेस्ट डाया ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट, और तीसरा है 300 mm। नेक्स्ट है डायामीटर के लिए कि डायामीटर कितना होना चाहिए, या फिर लेटरल टाई का। कॉलम के लिए तुमने देख लिया, लॉन्गिट्यूडिनल के लिए कि मिनिमम डाया होना चाहिए 12 mm। सिमिलरली डायामीटर ऑफ स्टीरअप्स सॉरी टाइज के लिए कितना है? द डाया ऑफ द पॉलीगोनल लिंक्स एंड लेटरल टाइज शैल नॉट बी लेस देन 1/4 ऑफ द डाया ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल बार। ठीक है, कह रहा है कि कम किस, ये मिनिमम है, 5 मिनिमम की वैल्यू है। ठीक है, शैल नॉट बी लेस देन 1/4 ऑफ द डाया ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल बार, मतलब पहला 1/4 ऑफ द 5 मैक्स किसका? मेन बार का। एंड इन नो केस लेस देन 16, नहीं यहाँ पे 6 है। ठीक है, 6 mm, मतलब 6 mm विच एवर इज हायर। तो कम से कम 6 mm तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और दूसरा क्लॉज भी हम चेक करेंगे 1/4 ऑफ द डाया ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल बार्स। मतलब हमने अगर कई सारे डायमीटर यूज किया है, 16 mm का भी, 20 mm का भी, 25 mm का भी, तो उसमें से जो सबसे लार्जेस्ट है मतलब 25 mm, उसका 1/4 निकालेंगे और 6 mm दोनों कंपेयर करेंगे, जो भी ज्यादा आएगा उस वैल्यू को हम यूज करेंगे किसके लिए? मिनिमम डायमीटर के लिए, किसके लिए? टाइज के लिए, लेटरल टाई के लिए। तो ये दो क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलम से एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये चेंज किया गया है अमेंडमेंट में, अमेंडमेंट नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे 16 की जगह 6 की जगह 16 टाइप हो गया था। ये है वो डायग्राम जो हमने अभी डिस्कस किया। फिगर 8 देखिए, पहला वाला क्या था कि अगर दो मेन लॉन्गिट्यूडिनल, ये है कॉलम का प्लान, टॉप व्यू दिखा रहा है आपको कि अगर दो मेन रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग 75 या 75 से कम है, तो बस टाई का काम क्या होना चाहिए कि हर एक बार के चारों तरफ से जाए और अल्टरनेट बार को, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था, एक बार मैं इंक मिटा देता हूं पहले, हमने यहाँ पे देखा था कि ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट नीड ओनली टू गो राउंड कॉर्नर एंड अल्टरनेट बार फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लेटरल सपोर्ट। मतलब सभी बार के चारों तरफ जाना चाहिए और अल्टरनेट बार की तरफ चारों तरफ इफेक्टिव सपोर्ट्स के लिए एंकर होना चाहिए, वही यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। जैसे अगर स्पेसिंग जो है मेन बार का 75 mm या 75 mm से कम है या फिर 75 mm तक है, तो उस केस में ये जो मेन टाई है वो चारों तरफ से सभी के जाना चाहिए, और अल्टरनेट बार मतलब एक छोड़ के जो बार आ रहा है उसके लिए यहाँ पे एक प्रोविजन होना चाहिए ताकि ये लेटरल कन्फाइनमेंट प्रोवाइड करे। ठीक है, तो इसके लिए क्लॉज हो गया। दूसरा क्लॉज क्या था कि अगर दूसरा क्लॉज था ये 48 वाला
कि इफ द लॉन्गिट्यूडिनल बार स्पेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ नॉट एक्सीडिंग 48 टाइम्स द डाया ऑफ द टाइज आर इफेक्टिवली हेल्ड इन टू डायरेक्शन। कह रहा है कि अगर लॉन्गिट्यूडिनल बार की स्पेसिंग एक्सीड नहीं कर रही किसके 48 टाइम्स द डाया ऑफ द टाई, टाई के 48 टाइम्स को एक्सीड नहीं कर रही, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ 48 टाइम्स द डाया ऑफ द टाई, ये टाई का डायामीटर है, अगर इससे कम है तो उस केस में क्या करना है, दोनों डायरेक्शन में टाई करना है। एडिशनल लॉन्गिट्यूडिनल बार इन बिटवीन दीज बार्स नीड टू बी टाइड इन वन डायरेक्शन बाय ओपन टाइज। इस क्लॉज को यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कह रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उस कंडीशन में क्या करना है कि दोनों डायरेक्शन में पहले तो टाई करना है, और एडिशनल लॉन्गिट्यूडिनल बार्स जो बीच में आ रहा है इन दोनों के बीच में उसको टाई करना है वन डायरेक्शन में, किसको यूज करके, ओपन टाई को यूज करके। वही यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर ये स्पेसिंग कम है तो ये तो चारों तरफ से टाई तो रहेगा ही रहेगा, और एडिशनल बार जो है इसके बीच में उसको हम ऐसे हुक टाइप से एडिशनल टाइज को हम प्रोवाइड करेंगे, एडिशनल कंफाइनमेंट ऐसे हुक टाइप से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये एडिशनल जो बोला है इसने कंफाइनमेंट के लिए, ये दोनों बार्स, ये हो गया सेकेंड वाला। थर्ड वाला क्या था, पिक्चर नंबर 10 क्या कह रहा था कि when the longitudinal bars reinforcing bars in compression are placed in more than one rows, multiple rows के लिए क्या था, no bars of the inner rows is closer to the nearest compression face than 3 times the dia of the largest bar in the inner rows। inner rows के लिए क्या स्पेसिफिकेशन दे दिया कि कोई भी बार inner rows में क्लोज नहीं होना चाहिए कंप्रेशन जोन के, कितना 3 टाइम्स द dia of the 3.5 के बराबर, मतलब 3.5 मैक्स के बराबर से, मतलब उससे क्लोजर नहीं होना चाहिए, उससे दूर होना चाहिए। मतलब इनर लेयर की स्पेसिंग बता दी यहाँ पे, सॉरी इनर लेयर की जो ये सेकेंड लेयर है इसका स्पेसिंग दोनों ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी अगर हम कैलकुलेट करें तो सेकेंड लेयर की स्पेसिंग इससे ज्यादा ही होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब या तो इतने के बराबर हो 3.5 के बराबर, 3.5 मैक्स के बराबर, या फिर 3.5 से ज्यादा हो, बट उससे स्पेसिंग मतलब हम इस बार को यहाँ पे, इस रो को यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते, चाहे वो इस डायरेक्शन में कहें चाहे हम इस डायरेक्शन में बात करें। ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन था इसके लिए, और ये था बंडल्ड के लिए इंडिविजुअल ग्रुप्स, और ये था ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड करेंगे, तो वो ये दो टाइप से प्रोवाइड करेंगे, उस क्लॉज में ये था। ठीक है, यहाँ से भी जाना चाहिए और एक आउटर लेयर पे भी जाना चाहिए। ये था कॉलम के बारे में। अब आते हैं हम लोग हेलिकल रेइंफोर्समेंट, क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। हेलिकल रेइंफोर्समेंट अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका पिच कितना होना चाहिए, देखिए पिच helical reinforcement shall be regular formation with a tons of helix spaced evenly and its ends shall be anchored properly by providing 1.5 extra tons of the spiral bar. Where an increase in the load on the column on the strength of the helical reinforcement is allowed for, the pitch of helical turns shall not be more than 75 mm. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला कि पिच जो है हेलिकल टर्न का वो 75 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें आपको ये याद रखना है। नॉर मोर देन 1/6 ऑफ द कोर डायमीटर ऑफ द कॉलम। दूसरा क्लॉज क्या है कि 1/6 ऑफ द कोर डायमीटर, जो कॉलम का कोर डायमीटर है उसका 1/6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर लेस देन 25 mm, नॉर लेस देन 3 टाइम्स द डाया ऑफ द स्टील बार फॉर्मिंग द हेलिक्स। ये आपको 4 क्लॉज या 5 क्लॉज जितने भी हैं इसके डायमीटर के लिए, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, हालांकि इसे क्वेश्चन जनरली एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी अगर पूछा जाता है, अगर डिफिकल्ट बनाना हो पेपर तो यहीं से वो क्वेश्चन अराइज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि अगर कॉलम का, ये वेरी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि अगर कॉलम को हेलिकल रेइंफोर्समेंट्स के साथ टाई किया गया है, लेटरल टाई के बदले हेलिकल रेइंफोर्समेंट से टाई किया गया है, तो कॉलम की स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती है, तो वो आप लोग याद रखिए 1.05 टाइम्स कॉलम की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आगे भी क्लॉज आएगा उसमें हम देखेंगे, बट ये क्लॉज इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ अभी, ये याद रखिए क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार आता है। अगर हेलिकल रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है लेटरल टाई की वजह, तो कॉलम की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1.05 टाइम्स बढ़ जाती है, मतलब 5% बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन जॉइंट पे, कि एक्सपेंशन जॉइंट जो होता है कंक्रीट में वो कब प्रोवाइड करते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट हमें सभी को पता है कि अगर मेंबर का लेंथ या डायमेंशन बढ़ जाए तो एक्सपेंशन की वजह से क्रैक आता है, तो इसीलिए लिमिट क्या कहता है, कोड क्या कहता है कि कब हमें प्रोवाइड करना है। तो आपको मैं डायरेक्टली ले चलता हूँ, नॉर्मली स्ट्रक्चर्स एक्सीडिंग 45 मीटर इन लेंथ आर डिजाइंड विद वन और मोर एक्सपेंशन जॉइंट। मतलब हमें कब तक प्रोवाइड नहीं करना है, अगर आपके लिए लेटरल डायमेंशन दोनों डायरेक्शन में, एक्स एंड जेड डायरेक्शन में 45 मीटर तक है तो चलेगा, आपको एक्सपेंशन जॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई बिल्डिंग बना रहा है जिसकी विड्थ या फिर लेंथ 45 मीटर से एक्सीड कर रही है, तो बीच में आपको एक एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, आप कंटिन्यू नहीं बना सकते। ठीक है, तो यही क्लॉज है जो इंपॉर्टेंटली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है या फिर आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी आपने सब पढ़ ही रखा होगा
कि एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है, कितना प्रोवाइड करते हैं, कब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसमें से सिर्फ ये क्लॉज इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। नेक्स्ट चलते हैं डीप बीम्स। आजकल डीप बीम से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि डीप बीम्स क्या होता है, कब डिजाइन करते हैं, कैसे, कौन कौन से फोर्स के लिए डिजाइन करते हैं। डीप बीम्स क्या होता है, बेसिकली जब बीम की डेप्थ अगर हम जनरली बात करें तो बीम की डेप्थ जब नॉर्मल बीम की डेप्थ से ज्यादा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डीप बीम, बट कितने ज्यादा हो जाए उसके लिए क्लॉज है। तो क्या क्लॉज है, अ बीम शैल बी डीम्ड टू बी डीप बीम व्हेन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ। कब बोलेंगे उसको डीप बीम, स्पेसिफिकली कि L/D रेशियो अगर लेस देन हो किससे, 2 से, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में तब बोलेंगे उसको डीप बीम, या फिर 2.5 से कम हो कंटिन्यूअस बीम के केस में तब बोलेंगे उसको हम डीप बीम। अगेन ये क्लॉज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेरी फ्रीक्वेंटली, इसलिए वैल्यू को आप याद रखिए। लेस देन है कितने से, 2.0 फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम एंड 2.5 फॉर कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। तब उसको हम बोलेंगे कि वो डीप बीम है, मतलब डेप्थ लेंथ से डेप्थ जो है वो लेस देन है, ठीक है। लेंथ से मतलब जो इसका लेंथ है वो उसके डेप्थ के 2 टाइम से कम है, उसको हम बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड। और अगर लेंथ डेप्थ के 2.5 टाइम से कम है तो उसको बोलेंगे हम कंटिन्यूअस बीम। डीप बीम कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ 29.2 29.3 शैल बी डीम्ड टू बी सेटिस्फाई द प्रोविजन फॉर सीयर, ठीक है। अब कह रहा है कि जो 29.2 में है या फिर 29.3 में है वो सेटिस्फाई करना चाहिए जो प्रोविजन ऑफ सीयर के लिए है, सीयर के लिए जो प्रोविजन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। 29.2 में क्या है, लीवर आर्म दिया हुआ है, लीवर आर्म डीप बीम को कैसे फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला गिवन है। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हमें जेड कैसे फाइंड करना होगा, ये फॉर्मूला को यूज करके, अगर L/D का रेशियो 1 से 2 के बीच में है तो, और अगर L/D का रेशियो अगर लेस देन 1 है तो जेड की इज इक्वल टू 0.6 है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। और कंटिन्यूअस बीम अगेन द फॉर्मूला इज गिवन हियर। नेक्स्ट चलते हैं अब रेनफोर्समेंट के बारे में कि रेनफोर्समेंट डीप बीम में, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा कि डीप बीम्स आर डिजाइन्ड फॉर बेंडिंग मोमेंट ओनली। याद रखिए डीप बीम को डिजाइन किया जाता है सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट के लिए, शियर फोर्स के लिए डिजाइन नहीं करते हम, शियर फोर्स के लिए चेक करते हैं, शियर फोर्स के लिए ओनली चेक करते हैं, ठीक है। चेक्ड फॉर शियर बट डिजाइन्ड फॉर बेंडिंग मोमेंट ओनली, नॉट डिजाइन फॉर शियर। शियर के लिए हम चेक नहीं करते हैं, शियर एनफोर्समेंट सॉरी डिजाइन नहीं करते, शियर एनफोर्समेंट हम प्रोवाइड नहीं करते। शियर में सिर्फ हम चेक करते हैं कि फेल हो रहा है या ओके है, बाकी उसका हम, क्योंकि ऑलरेडी साइज इतना बड़ा होता है बीम का कि वो शियर में फेल नहीं होता है, इसलिए हमको शियर के लिए डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। रेनफोर्समेंट की बात करते हैं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मतलब सैगिंग मोमेंट के लिए जो रेनफोर्समेंट होगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। टेंसाइल रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड टू रेसिस्ट पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इन एनी स्पैन ऑफ द डी बीम सेल, एक्सटेंड विदाउट कर्टेलमेंट नहीं करना है। टू बी एम्बेडेड बियॉन्ड द फेस ऑफ द सपोर्ट, मतलब इसको एम्बेड करना है किसमें, सपोर्ट में, सो दैट द फेस ऑफ द सपोर्ट इट शैल हैव अ डेवलपमेंट लेंथ नॉट लेस देन 0.8 टाइम्स ऑफ द एलडी, मतलब एंकरेज वैल्यू इतनी डेवलप होनी चाहिए सपोर्ट से कि 0.8 टाइम्स ऑफ द एलडी से मिनिमम डेवलपमेंट लेंथ के बराबर आनी चाहिए। वेयर द एलडी इज द डेवलपमेंट लेंथ जो हमने कैलकुलेट किया था, क्या था याद हो आप लोगों को, 5 इंटू सिग्मा एस डिवाइड बाई 4 टाउ बीडी, 4 टाउ बीडी वाले फॉर्मूले से। तीसरा क्लॉज क्या कर रहा है, बी प्लेस्ड विद इन अ जोन ऑफ इक्वल डेप्थ ऑफ 2.5 डी to 0.05 L adjacent to the tension face of the beam where D is the overall depth and L is the effective span। नेगेटिव रेनफोर्समेंट के लिए क्या है, टर्मिनेशन ऑफ रेनफोर्समेंट, कहां पे टर्मिनेट कर सकते हैं नेगेटिव के लिए, मतलब टॉप की बात कर रहे हैं, क्योंकि टॉप में तो हमेशा बेंडिंग मोमेंट होता नहीं है, सिर्फ सपोर्ट पे होता है। फॉर टेंसाइल रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट टू रेसिस्ट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट ओवर द सपोर्ट फॉर डीप बीम, ये दो क्लॉज है जिसके लिए नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट सेटिस्फाई करना चाहिए। जनरली एग्जामिनेशन में इतने क्वेश्चंस नहीं आते, मैं इसको इसलिए इतना डीपली कवर नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आप अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से अभी तक के लिए ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। एग्जामिनेशन में 2-3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, पहला कि ये डेफिनेशन से कि कितना रेशियो होता है और डीप बीम किसके लिए डिजाइन होता है, बस ये 2 टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। कभी कभार आपको लीवर आर्म के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। नेक्स्ट जो चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट वो है फ्लैट स्लैब। आजकल के एग्जामिनेशन में फ्लैट स्लैब के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो फ्लैट स्लैब भी डिस्कस करेंगे कि फ्लैट स्लैब क्या होता है और कैसे उसका डिजाइन किया जाता है। फ्लैट स्लैब क्या है कि जब हम स्ट्रक्चर के अंदर बीम प्रोवाइड नहीं करते, सिर्फ कॉलम स्लैब फुटिंग, मतलब जो पहले लोड स्लैब से बीम से कॉलम पे आ रहा था वो हम डायरेक्टली स्लैब से कॉलम पे ट्रांसफर कर देते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैट स्लैब विदाउट बीम, ठीक है। डेफिनेशन मैंने बता दिया। अब इसका जब डिजाइन किया जाता है तो इसमें हम स्ट्रिप बनाते हैं, जब इसका डिजाइन किया था मान लेते हैं कि ये फ्लैट स्लैब है तो इसमें स्ट्रिप बनाया जाता है, इसको एक को बोलते हैं कॉलम स्ट्रिप और एक को बोलते हैं मिडिल स्ट्रिप। मान लेते हैं कि चारों कॉर्नर पे कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि चारों कॉर्नर पे 4 कॉलम फॉर एन एग्जाम्पल,
तो इसके अराउंड जो स्ट्रिप होगा, इसके अराउंड उसको हम बोलेंगे, कॉलम के अराउंड उसको बोलेंगे कॉलम स्ट्रिप, दोनों ही डायरेक्शन में। कॉलम के अराउंड जो स्ट्रिप बनेगी एक, उसको बोलेंगे कॉलम स्ट्रिप, और बीच में जो पोर्शन बच गया, रिमेनिंग पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलेंगे हम मिडिल स्ट्रिप। ठीक है, इसी की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए उसके लिए क्लॉज है। कॉलम स्ट्रिप कह रहा है, कॉलम स्ट्रिप मींस अ डिजाइन स्ट्रिप हैविंग द विड्थ ऑफ 0.25 L2 बट नॉट ग्रेटर देन 0.25 L1 ऑन ईच साइड। ठीक है, तो कह रहा है हर एक साइड में जो कॉलम स्ट्रिप की विड्थ होनी चाहिए वो 0.25 ऑफ L2 होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.25 ऑफ L1। ठीक है, अब L1 L2 क्या है देखेंगे अभी। L1 क्या है, इज द स्पैन इन द डायरेक्शन मोमेंट आर बीइंग डिटरमाइंड, जिस डायरेक्शन में हमें मोमेंट फाइंड करना है वो मेजर्ड सेंटर टू सेंटर सपोर्ट, एंड L2 इज द स्पैन ट्रांसवर्स टू L1। L1 जो हमने लिया उसका अपोजिट, मेजर सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट, C टू C लेना है इसमें। जो बच गया पोर्शन उसको बोलेंगे मिडिल स्ट्रिप। ठीक है, पैनल, पैनल मींस द पार्ट ऑफ द स्लैब बाउंडेड ऑन ईच ऑफ इट्स फोर साइड बाय द सेंटर लाइन ऑफ अ कॉलम और सेंटर लाइन ऑफ द एडजेसेंट स्पैन। अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइंट करेंगे तो ये कहलाएगा पैनल। ठीक है, एक पैनल के अंदर दोनों स्ट्रिप होंगे, कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप। ये हो गया डेफिनेशन। नेक्स्ट चलता है थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब के लिए, इसमें आपको क्या याद रखना है देखते हैं। अब देखिए इसमें दो चीज एडिशनली प्रोवाइड की जाती है जो नॉर्मल बीम स्लैब में प्रोवाइड नहीं की जाती है। वो होता है कॉलम, एक होता है ड्रॉप, स्लैब का ड्रॉप, और कॉलम का हेड। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। कॉलम का हेड और स्लैब का ड्रॉप, ताकि अगर हैवी पंचिंग शियर आ रहा है तो फेल ना हो, उसके लिए प्रोवाइड करते हैं। करें फॉर स्लैब विद ड्रॉप्स, विद ड्रॉप्स के साथ अगर स्लैब प्रोवाइड किया गया है, स्लैब का भी मैं आपको ड्रॉप का एग्जांपल बताऊंगा या फिर फिगर बना के दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। कन्फर्मिंग टू 31.2.2 स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो शैल गिवन इन 23.2 शैल बी अप्लाइड डायरेक्टली। कह रहे हैं कि अगर ड्रॉप के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो 7-20-26 का हमने रेशियो देखा था वो डायरेक्टली सेटिस्फाई होना चाहिए। अदरवाइज द स्पैन टू डेप्थ रेशियो ऑब्टेन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन 23.2 शैल बी मल्टीप्लाइड बाय 0.9। अगर ड्रॉप कह रहा है कि 31.2.2 क्लॉज को, 31.2.2 आगे आएगा, 31.2.2 ये वाला क्लॉज अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो सिमिलरली हमें 7-20-26 वाला जो रेशियो था वो यूज कर लेना है स्पैन टू डी रेशियो डिफ्लेक्शन के लिए। और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसके लिए हमें उन वैल्यूज को 0.9 से मल्टीप्लाई करके यूज करना है। फॉर दिस पर्पस लॉन्गर स्पैन शैल बी कंसीडर्ड। तो स्पैन के लिए जो हम कंसीडर करेंगे L, तो लॉन्गर स्पैन यहाँ पे यूज करना है। ये लास्ट जो क्लॉज दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में भले ही इससे ऊपर का क्वेश्चन ना पूछा जाता हो, लेकिन ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। द मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्लैब शैल बी 125 mm। किसी भी कंडीशन में फ्लैट स्लैब की थिकनेस 125 mm से कम नहीं हो सकती है, किसी भी कंडीशन में नहीं। आप 100 mm का फ्लैट स्लैब डिजाइन नहीं कर सकते। तो जब डिजाइन करने जाओ तो वहाँ पे कंस्ट्रेंट होता है, इसे बोलते हैं इक्वलिटी कंस्ट्रेंट या फिर इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट। अब जैसे इसको डील करना चाहो कि कम से कम आपकी फ्लैट स्लैब की थिकनेस 125 mm के बराबर तो होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बनता है। ड्रॉप किसको बोलते हैं? द ड्रॉप व्हेन प्रोवाइडेड शैल बी रेक्टेंगुलर इन प्लान एंड हैव अ फुल लेंथ इन ईच डायरेक्शन नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द पैनल लेंथ इन दैट डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। मैं बताता हूँ पहले ड्रॉप होता क्या है। मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ। देखो ड्रॉप क्या होता है कि मान लेते हैं कि स्लैब का हम साइड व्यू देख रहे हैं कि ये है स्लैब, ठीक है, ये फ्लैट स्लैब है। जिस पोर्शन में स्लैब के कॉलम को हमें ज्वाइंट करना होता है वहां पे हम क्या करते हैं, स्लैब की पोर्शन को थिक कर देते हैं, थिक कर देते हैं, इसको बोलते हैं ड्रॉप। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप। ठीक है, अब ड्रॉप के साथ सिंपल कॉलम भी हो सकता है, या फिर अगर इसी कॉलम को अगर हम ऐसे बनाएंगे हेड के साथ तो कैसा बनेगा। अगर इसी कॉलम को हम हेड के साथ बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप एंड विद हेड। तो दिस इज ड्रॉप एंड दिस इज कॉलम हेड। और इस दोनों का प्रोविजन क्या है? प्रोविजन बस इतना ही है कि पंचिंग शियर में जो फेल हो सकता है स्लैब जो इसके अंदर पेंट्रेट हो रहा था उसको रेसिस्ट करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए, ताकि पंचिंग शियर में स्लैब कॉलम के अंदर पेंट्रेट ना हो जाए, ताकि लोड ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो और कॉलम सेफ हो पंचिंग शियर में। ठीक है, तो ये ड्रॉप हो गया और ये हेड हो गया। तो यहाँ पे इसी की बात कर रहा है कि ड्रॉप की या तो शेप कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर प्लान में होना चाहिए, एंड हैव अ लेंथ इन ईच डायरेक्शन। इसकी जो डायरेक्शन की मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसकी बात कर रहे हैं। डायरेक्शन शैल नॉट बी
लेस देन 1/3 ऑफ द पैनल लेंथ इन दैट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन जितनी पैनल की लेंथ है, मतलब एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच की डिस्टेंस है, उसका 1/3 से कम कम नहीं होना चाहिए। फॉर एक्सटीरियर पैनल, मतलब जहां पे कॉलम एंड हो रहा है, एक्सटीरियर कॉलम है, तो वहां पे फॉर द एक्सटीरियर पैनल द विड्थ ऑफ ड्रॉप एट राइट एंगल टू द नॉन कंटिन्यूअस एज, जहां पे नॉन कंटिन्यू है, एंड हो रहा है, मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर लेवल ऑफ द कॉलम शैल बी इक्वल टू 1/2 द विड्थ ऑफ द ड्रॉप ऑफ इंटीरियर पैनल। तो अगेन इंटीरियर कॉलम में जो हमने प्रोवाइड किया विड्थ, उसका 1/2 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। कॉलम हेड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, नीचे वाले के बारे में। वेयर कॉलम हेड आर प्रोवाइडेड, दैट पोर्शन ऑफ अ कॉलम हेड विच लाइज विद इन द लार्जेस्ट right circular cone or pyramid that has a vertex angle of 90 degree can be included entirely within the outlier of the column and column head shall be considered for the design purpose। डिस्कस करेंगे कि कॉलम का सारा पोर्शन, मान लो कॉलम हेड को हम ऐसे कर दें तो क्या सारा पोर्शन डिजाइन में यूज होगा? नहीं। कहता है कितना पोर्शन आपको कॉलम हेड का डिजाइन पर्पस के लिए आपको यूज करना है कि लोड कैरी कर सकता है, बाकी का पोर्शन अनइफेक्टिव है, मतलब यूजलेस है, तो कितना पोर्शन कंसीडर करना है डिजाइन के लिए, वो इसमें स्पेसिफाई कर रहा है कि वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री तक ही इफेक्टिव होता है, और फिगर 12 में उसको दिया भी हुआ है। तो हम लोग एक बार फिगर दिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये है फ्लैट स्लैब का डायग्राम। ये फ्लैट स्लैब है, फर्स्ट वाला स्लैब विदाउट ड्रॉप एंड कॉलम। तो पहला कॉम्बिनेशन तक क्या होता है कि कोई ड्रॉप नहीं है और कॉलम सिर्फ कॉलम है, और कोई भी ना तो ड्रॉप है ना कॉलम हेड है, तो वो ये कंडीशन है। दूसरा है स्लैब विद ड्रॉप एंड कॉलम विद कॉलम हेड। तो यहाँ पे ड्रॉप भी प्रोवाइड किया गया है, दोनों साइड में आप देख सकते हो, और कॉलम हेड भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रिटिकल सेक्शन, अच्छा क्रिटिकल सेक्शन के बारे में अभी जस्ट डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा क्रिटिकल सेक्शन कहाँ से लेना है। ये जो एपेक्स एंगल था वो ये था कि जो कॉलम की सेंटर लाइन है वहां से 90 डिग्री के एंगल तक से जो लाइन गुजरेगी, कॉलम का इतना ही पोर्शन, इंटीरियर पोर्शन सिर्फ इफेक्टिव होगा। इसके बाहर का अगर कोई पोर्शन हम डिजाइन करते हैं, मतलब कॉलम को अगर ऐसे बना देते हैं, तो एक्सटीरियर पोर्शन, ये पोर्शन इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्लैब विदाउट ड्रॉप एंड कॉलम विद हेड। यहाँ पे ड्रॉप नहीं प्रोवाइड किया गया, कॉलम हेड से प्रोवाइड किया गया, उस कंडीशन में भी ये 90 डिग्री तक ही इफेक्टिव होगा। ठीक है, हालांकि इसमें पोर्शन डिजाइन जो हम कर रहे हैं वो ऐसे डिजाइन कर रहे हैं, फिर भी इफेक्टिव पोर्शन जो होगा वो इतना ही होगा। ठीक है, एनी कंक्रीट इन दिस एरिया टू बी नेग्लेक्टेड इन द कैलकुलेशंस, इसके इस एरिया में जो भी कंक्रीट है उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे डिजाइन कैलकुलेशन के लिए। तो ये तो था फ्लैट स्लैब के बारे में। नेक्स्ट आता है हम लोग फ्लैट स्लैब के बारे में और थोड़ी जानकारी इकट्ठा करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ना बेंडिंग मोमेंट डिटरमाइन करने के इसमें आपको मेरे हिसाब से अगर आप डिजाइन करते हैं तो जरूरत है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के डिजाइन के लिए जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या है कि दो मेथड है बेसिकली, कैसे डिजाइन करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए दो मेथड है, पहला है द डायरेक्ट डिजाइन मेथड और दूसरा है द इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड। दोनों ही मेथड से हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करते हैं, लेकिन कंडीशन है अलग अलग कि कौन से कंडीशन में कौन सा एप्लीकेबल होगा। तो मैं आपको नेक्स्ट ले चलता हूँ वहां पे जहां से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, दोनों डिजाइन मेथड यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि अगर आप डायरेक्ट डिजाइन मेथड यूज करते हो तो क्या लिमिटेशन है, कहाँ पे यूज कर सकते हो, आप कैसे फाइंड करोगे बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि ये डायरेक्टली फॉर्मूले गिवन है आपको, तो यहाँ पे आपको फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्लॉज को फॉलो करो तो आप पहुंच जाओगे बेंडिंग मोमेंट तक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फॉर्मूले पे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि जो फाइनल बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं इस डायरेक्शन में वो कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू एल एन बाई 8। डब्ल्यू तो आपको पता है कि टोटल डिजाइन लोड है, और कैसे निकालते हैं इसको, एल टू इंटू एल एन से, और मतलब डब्ल्यू इंटू एल जो यूडीएल लोड था उसको हमने कन्वर्ट करके पॉइंट लोड में, एक फुल लोड में। एल एन क्या है, क्लियर स्पैन एक्सटेंडिंग फ्रॉम फेस टू कॉलम, कैपिटल्स, ब्रैकेट्स और वॉल बट नॉट लेस देन 0.65 एल, और L1 L2 यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया हुआ, इससे हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन कभी कभार आता है कि बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए इक्वेशन क्या है, यूजिंग डायरेक्ट डिजाइन मेथड इन फ्लैट स्लैब। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट इसमें ये क्लॉज, नेगेटिव एंड पॉजिटिव मोमेंट्स। टोटल मोमेंट जो, क्योंकि हम इसमें तो फाइंड कर रहे हैं, मतलब हम कैलकुलेट तो कर नहीं रहे, हम फाइंड कर रहे हैं डायरेक्टली फॉर्मूले से, तो हमें टोटल बेंडिंग मोमेंट को डिवाइड करना पड़ता है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो यहां से एक क्लॉज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पहले डिस्कस कर लेते हैं। द नेगेटिव डिजाइन मोमेंट शैल बी लोकेटेड एट द फेस ऑफ द रेक्टेंगुलर सपोर्ट, सर्कुलर सपोर्ट बीइंग ट्रीटेड एज द स्क्वायर सपोर्ट हैविंग द सेम एरिया। ठीक है, नेगेटिव मोमेंट जो कि अगर रेक्टेंगुलर सपोर्ट के फेस पे लोकेटेड है, सर्कुलर सपोर्ट बीइंग ट्रीटेड एज द स्क्वायर सपोर्ट हैविंग द सेम एरिया। ठीक है, सर्कुलर सपोर्ट भी है तो उसको भी हम स्क्वायर सपोर्ट की तरह कंसीडर करके सेम एरिया के लिए हम कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, एन इंटीरियर स्पैन, अगर इंटीरियर स्पैन है, टोटल डिजाइन मोमेंट एम नॉट जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था,
वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दो पार्ट में, नेगेटिव के लिए और पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव का पोर्शन कितना है 65% है और पॉजिटिव का पोर्शन कितना है 35%। अगर आप फिक्स्ड बीम यूटीएल की तरह से डिजाइन करते हो तो आपको याद होगा कि 50% होता है उसमें होता है 50% एंड WL² बाई 12 होता है सपोर्ट पे और WL²बाई 24 होता है स्पैन पे। मतलब पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट WL²बाई 12 और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है WL²बाई 24 और नेगेटिव है WL²बाई 12। इस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 65-35 का है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जो क्लॉज एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो है शियर के लिए क्लॉज। देख लो क्रिटिकल सेक्शन के लिए, क्रिटिकल सेक्शन का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। द क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर शैल बी एट डिस्टेंस d/2 फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द कॉलम कैपिटल या फिर ड्रॉप पैनल। क्रिटिकल सेक्शन जो शियर का होगा यहाँ पे क्यों d/2 क्यों, यहाँ पे जो शियर है वो पंचिंग शियर है, टू वे शियर है। ये जो शियर है वो टू वे शियर है, यहाँ पे वन वे शियर नहीं है, फ्लेक्सुरल शियर बहुत ही कम होता है, यहाँ पे टू वे शियर है, इसीलिए d/2 डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि शियर के लिए तो d डिस्टेंस पे लेते हैं फेस से, यहाँ पे d/2 पे किलो रहे, क्यों, क्योंकि ये पंचिंग शियर की बात कर रहे हैं हम, वन वे शियर नहीं टू वे शियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज परमिसिबल शियर स्ट्रेस। परमिसिबल शियर स्ट्रेस अगेन निकालने का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। व्हेन शियर एनफोर्समेंट इज नॉट प्रोवाइडेड, द कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेस एट द क्रिटिकल सेक्शन शैल नॉट एक्सीड Ks into tau c। हम शियर एनफोर्समेंट इसमें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं प्रोवाइड कर रहे तो उस केस में Ks into tau c से ज्यादा एक्सीड शियर स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे Ks क्या है, टाउ सी क्या है, तो Ks है 0.5 इंटू बीटा सी बट नॉट ग्रेटर देन 1। बीटा सी क्या है, बीइंग द रेशियो ऑफ शॉर्ट साइड टू लॉन्ग साइड ऑफ द कॉलम। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, तो पहले आपको Ks फाइंड करना है और फिर टाउ सी फाइंड करना है। तो यहाँ पे टाउ सी जो फ्लैट स्लैब के लिए है, फ्लैट स्लैब के लिए वो अलग है, याद रखिए। फ्लैट स्लैब के लिए टाउ सी की वैल्यू 0.25 इंटू √FCK से निकालनी है और Ks की वैल्यू निकालनी है। तो Ks कैसे निकालना है, बीटा सी प्लस 0.5, और बीटा सी क्या है, शॉर्ट साइड डिवाइड बाय लॉन्ग साइड। ठीक है, शॉर्ट साइड डिवाइड बाय लॉन्ग साइड करोगे तो आपको बीटा सी मिलेगा, प्लस 0.5 करोगे तो Ks मिलेगा, और फिर लास्टली टाउ सी कैलकुलेट करोगे आप डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट, और यहाँ से मिलेगा आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परमिसिबल शियर स्ट्रेस। ये क्वेश्चंस, इस टॉपिक से क्वेश्चंस जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है वॉल्स पे। आरसीसी की जो वॉल्स होती है उसके लिए क्या क्लॉज है, मिनिमम थिकनेस ऑफ द वॉल शैल बी 100 mm। पहला जो इंपॉर्टेंट क्लॉज है वो है मिनिमम थिकनेस ऑफ द वॉल इज 100 mm। सिमिलरली जो हमने फ्लैट स्लैब के केस में देखा था, फ्लैट स्लैब की मिनिमम थिकनेस था 125 mm, बट वॉल के लिए मिनिमम थिकनेस है 100 mm। डिजाइन फॉर हॉरिजॉन्टल शियर के लिए क्वेश्चन आते हैं। क्रिटिकल शियर फॉर शियर कितना होता है, 0.5 L0 और 0.5 HW, व्हिचएवर इज लेस। तो क्रिटिकल शियर फॉर शियर फॉर वॉल पूछते हैं एग्जामिनेशन में, तो 0.5 LW और 0.5 HW, दोनों में से जो भी कम होगा उसको हम ले। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस शैल बी नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ VW इन वॉल एक्सीड्स 0.17 FCK in लिमिट स्टेट मेथड एंड 0.12 FCK इन वर्किंग नेचर। ये क्वेश्चन भी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए क्लॉज इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैक्सिमम इफेक्टिव हाइट टू थिकनेस रेशियो, अगेन ये भी क्वेश्चन आया था एक बार एग्जामिनेशन में। ये क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ इफेक्टिव हाइट टू थिकनेस का जो रेशियो है HWC डिवाइड बाई T शैल नॉट एक्सीड 30। ये वॉल के लिए है, किसके, आरसीसी वॉल के लिए, जिसे हम कहते हैं ब्रेस्ड वॉल जनरली। ठीक है, ओनली वर्टिकल कंप्रेशन में भी डिजाइन एज पर इंपेरिकल फॉर्मूला, यहाँ पे आप क्लॉज में दिया हुआ है, बट ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे बताया। एसेंट्रिसिटी ऑफ वर्टिकल लोड, the design of the wall shall take the account of actual eccentricity of the vertical force subjected to a minimum value of 0.05 t। वैसे तो जो एक्चुअल एसेंट्रिसिटी आ रहा है उसी के लिए हमें डिजाइन करना है, बट अगर आप किसी कारणवश जीरो कैलकुलेट कर रहे हो तब भी आपको जीरो के लिए डिजाइन नहीं करना है, उस समय भी आपकी एसेंट्रिसिटी 0.05 इंटू टी तो लेना ही लेना है। जैसे कि हमने कॉलम के लिए देखा था कि L/500 प्लस B/30 सब्जेक्टेड टू मिनिमम वैल्यू ऑफ 20। तो कॉलम के लिए हमने इतना एसेंट्रिसिटी रखा था मिनिमम, इसी तरह से वॉल के लिए कितना है 0.05 इंटू टी के बराबर। ठीक है, ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर वॉल। यहाँ से क्लॉज से क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है, इसलिए आप इसको एक बार पढ़ लें। पहला क्या है 0.12%, ठीक है, 0.12% फॉर डिफॉर्म्ड बार नॉट लार्जर देन 16 mm इन डायमीटर एंड विद अ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 415
मतलब Fe415 की बात कर रहे हैं और ग्रेटर। तो पहला क्लॉज तो ये है कि ये क्या है, मिनिमम रेशियो ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट टू ग्रॉस कॉन्क्रीट एरिया। ठीक है, मतलब वर्टिकल रेनफोर्समेंट मींस AST वर्टिकल की बात कर रहे हैं डिवाइड बाय AS एरिया ऑफ कॉन्क्रीट की बात कर रहा है। तो पहला क्लॉज है। दूसरा है 0.15% फॉर अदर टाइप ऑफ बार। तो HYSD बार के लिए 0.12% और अदर बार के लिए है 0.15%। और 0.12% अगेन किसके लिए है, फॉर वेल्डेड वायर फैब्रिक बट नॉट लार्जर देन 16 mm in diameter. Vertical reinforcement shall be spaced not farther apart than 3 times the wall thickness nor 450 mm. ठीक है, वर्टिकल रेनफोर्समेंट के लिए स्पेसिंग के लिए ये क्लॉज है। मिनिमम रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट टू ग्रॉस कंक्रीट, ये वर्टिकल के लिए है और ये हॉरिजॉन्टल के लिए क्लॉज है। Horizontal reinforcement shall not be spaced farther apart the 3 times the wall thickness and 450 mm. हॉरिजॉन्टल के लिए ये स्पेसिफिकेशन है। ये था वॉल के बारे में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्लोज के साथ। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।